दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर ऐलान किया कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका मिटना भी तय है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को जवाब देने की भारत की नई भाषा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आतंकवाद के खिलाफ ये नई भाषा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने अपनाई है। आज की 26 मई की ये वही तारीख है जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, आज से 11 साल पहले। लेकिन इस तारीख को कांग्रेस का इकोसिस्टम अघोषित इमरजेंसी लागू होने की तारीख भी बता रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा है? आज 26 मई 2025 है। आज अघोषित आपातकाल 11 बजे शुरू हो रहा है, यानी 11 साल का अघोषित इमरजेंसी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर यह साबित करने की कोशिश की कि 11 वर्षों में युवा, किसान, महिला, कमजोर वर्ग, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, लोकतंत्र सब कुछ चौपट हो गया। लेकिन क्या कांग्रेस के ये आरोप तथ्यों और आंकड़ों की कसौटी पर खरे उतरते हैं? 26/11 समेत यूपीए के 10 वर्षों में हुए आतंकी हमलों की एक लंबी फहरिस्त है और भारत का जवाब पाकिस्तान को डॉजियर सौंपने से आगे बढ़ा ही नहीं कभी। जबकि आज मोदी के समय में हुए उरी, पुलवामा, पहलगाम का बदला पाकिस्तान के घर में घुसकर प्रहार से हुआ है और ये देश देख रहा है, दुनिया समझ रही है। 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में रखा था। 2025 में भारत की प्रोजेक्टेड जीडीपी दुनिया की चौथी बड़ी जीडीपी बन चुकी है, जबकि भारत 2014 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। अत्यधिक गरीबी 2011 से 12 में 16.2% थी, जबकि 2022-23 के आंकड़ों में यह घटकर 2.3% रह गई। बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। जनधन खाते 55 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले बैंकों की दहलीज पर कदम तक नहीं रखा था। वो आज बैंक खाता धारक हैं और उनके बैंकों में पैसा भी आता है। उज्ज्वला, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हाईवे निर्माण, डिफेंस प्रोडक्शन जैसे आंकड़े भी मोदी के 11 साल में भारत की तरक्की की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन क्या इस सब के बावजूद देश में अघोषित इमरजेंसी है जैसा कांग्रेस कह रही है? वैसे देश के सामने आंकड़ा इस बात का भी है कि 2011 से राहुल गांधी 90 चुनाव हार चुके हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी की उपलब्धियां राहुल गांधी की लकीर छोटा कर रही हैं, इसलिए कांग्रेस बीते 11 साल को अघोषित इमरजेंसी कह रही है? या फिर ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, विदेश नीति, लोकतंत्र को लेकर उनके आरोपों में कोई दम है? यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के चुनाव को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ का कैंपेन बनाया था, लेकिन मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। क्या विपक्ष मोदी के सामने चुनाव हार रहा है इसलिए देश में अघोषित इमरजेंसी का आरोप कह रहा है? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले ये फैक्ट शीट। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो,
ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के अहंकार और आतंक को चोट पहुंचाने की नई तस्वीरों और भारत के बढ़े आत्मविश्वास के बीच ये 11 साल में बदल गए भारत की नई भाषा है। पाकिस्तान भूल गया 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने उरी पर हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक की और उन्होंने पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके मुख्य ठिकानों को जमीन में मिलाने का काम। वैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी के नेतृत्व की इन्हीं चर्चाओं के बीच विपक्ष का भी अपना नैरेटिव है। उस नैरेटिव में भारत की सेना तो पास है, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे सीनियर मंत्री तो कांग्रेस के लिए मुखबिर हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी के लिए वो जेजे हैं, जिसका मतलब वो खुद नहीं बताते। मतलब पूछने पर भड़क भी जाते हैं। What is this? What is this JJ, sir? What is this JJ? Don't waste my time. So, what is this? What is this JJ, sir? What is this JJ? Don't waste my time. टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर के साथ राहुल गांधी के ऐसे सलूक के बीच कांग्रेस का आरोप है कि आज मोदी की अघोषित इमरजेंसी के 11 साल पूरे हुए। लेकिन इस अघोषित इमरजेंसी के 11 साल में भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना सीख गया है। इस अघोषित इमरजेंसी के 11 साल में भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल हुआ। इस अघोषित इमरजेंसी के 11 साल में राहुल गांधी को चुनाव दर चुनाव जनता ने हराया, लेकिन उसी जनता ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल, तेलंगाना, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बीजेपी की दाल नहीं गलने दी। तो आखिर यह अघोषित इमरजेंसी किसके लिए है? तो आज सवाल पब्लिक का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस का बढ़ा हमला क्या संदेश दे रहा है? क्या 11 साल से अघोषित इमरजेंसी का दावा कर रहा कांग्रेस अपनी खींच मिटा रही है? विकास के तगड़े आंकड़ों के बावजूद मोदी के 11 साल को फ्लॉप बताना विपक्ष की मजबूरी या यही लोकतंत्र है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोमनाथ भारती एमएलए रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। लेकिन पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता को जाता है। और अश्विनी कुमार जी, अघोषित आपातकाल, इस शब्द से इतना लगाव क्यों है कांग्रेस पार्टी को? आपातकाल तो 1975 में देखा था इस देश ने, तब क्या हुआ था? अब तो 11 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, चाहे आपको पसंद आए ना आए, आप इनकार तो नहीं कर सकते कि जितनी सड़कें पहले बन रही थी उससे ज्यादा अब बन रही हैं, जितनी ट्रेनें पहले चल रही थी उससे ज्यादा अब चल रही हैं, जितनी पहले नौकरियां थी उससे ज्यादा है, गरीबी के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग थे उससे बहुत से लोग बाहर निकल कर आए हैं। उज्ज्वला योजना हो या जन धन अकाउंट हो या फिर डिजिटल पेमेंट्स, दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होते हैं और 4 नंबर की इकोनॉमी है। और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जानते हैं तब क्या हुआ करता था, अब क्या होता है। फिर भी आपातकाल इमरजेंसी आपको नजर आ रही है? नाविका जी, आंकड़े देखने में बड़े सुंदर होते हैं, बट उन आंकड़ों की ग्राउंड पर क्या सच्चाई है ये देखना बहुत जरूरी है।
ये आपातकाल जैसी इमरजेंसी ही तो है कि आजकल मीडिया भी सरकार के सामने नतमस्तक होकर के सरकार के ही गुणगान गा रहा है, ना कि सरकार से वो सवाल करने का। आपने कहा इनकम बढ़ गई, आप बताएं किसानों की क्या इनकम दोगुनी हो गई? जो गेहूं पहले 8 से 10 रुपए किलो मिलता था, आज 20-22 रुपए किलो मिल रहा है। क्या उससे वो किसान उतना ही गेहूं खरीद पाएगा जो 10-11 साल पहले खरीद पाता था? आज आलू के रेट क्या है? मेन चीज है, हम बार बार जीडीपी की बात कर रहे हैं कि जीडीपी जो है 4th पे पहुंच गई है, बट हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो अभी भी 130वीं के रैंक के अराउंड कर रही है। तो ये कह देना कि देश में बहुत विकास हुआ है आंकड़ों पे बड़ा आसान है। उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये काम मीडिया का होना चाहिए जो विपक्ष कर रहा है। और यही बार बार हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया नतमस्तक है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर महंगाई की मार पड़ रही है, किसानों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाना चाह रहा है। देश में आतंकवादी तो घुस आते हैं, बट किसानों को दिल्ली में आने के लिए कांटे बिछाए जाते हैं। औरतों के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है हर जगह। और किसको आप बोलते हो घोषित इमरजेंसी? यही है क्या मोदी की असली मोदी सरकार? आप बताएं ना। भ्रष्टाचार की सरकार, भ्रष्टाचार जो है सरकार का हथियार बन चुका है। गौमूत्र का बिजनेस कराया जा रहा है देश में, और जो है युवाओं को सिर्फ गलियों गलियों भटकाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार चल रही है। और अगर कोई आवाज उठाता है, आप देखिए ना, एक उदाहरण देता हूं नाविका जी आपको मैं। एक है विजय शाह और एक है अली खान मोहम्मद, दोनों पे एक ही धाराओं में केस होता है। हालांकि एक ने डायरेक्टली हमारे जो है डिफेंस फोर्सेस को भला बुरा कहा, आतंकियों की बहन कहा, और एक ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसमें कुछ गलत हो। फिर भी दोनों पे एक धाराओं में केस होता है, और एक को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और एक पे कुछ नहीं एक्शन होता है। यही तो है इमरजेंसी। और इमरजेंसी क्या होती है? आप चाहते हो इमरजेंसी में लोगों को घर ना निकलना बंद कर दिया जाएगा? मुझे लगता है बहुत जल्दी वो दिन भी आने वाला है। जैसे हम यहां बैठ के आवाज उठा पा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो भी संभव नहीं होगा। तो ये अघोषित इमरजेंसी ही तो है। आप तो इतनी आवाजें रोज उठाते हैं, हर टीवी चैनल पर चमकते रहते हैं, फिर भी कह रहे हैं इमरजेंसी। लेकिन प्रदीप भंडारी जी बेचारे बहुत त्रस्त हैं, बहुत शोषित हैं। जवाब दीजिए, इनके सवाल कई हैं। नविका जी, अगर राहुल गांधी 90 चुनाव हार जाएं और कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट क्रॉस ना कर पाए, और कांग्रेस पार्टी 2011 के बाद में एक भी राज्य सरकार में अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाए, तो इसका ये मतलब है कि राहुल की कोठरी के अंदर आपातकाल है। क्योंकि ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात को सीरियसली ले रहे, ना शशि थरूर, ना पी चिदम्बरम उनकी बात को सीरियसली ले रहे, ना उनके कार्यकर्ता उनकी बात को सीरियसली ले रहे, ना जनता उनकी बात को सीरियसली ले रही है। सिर्फ पाकिस्तान और चीन उनकी बात को सीरियसली ले रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की कोठरी ये बात कर रही है। मैं बताता हूं असली आपातकाल क्या होता है। जब 7000 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में इंदिरा गांधी डालती है, वो होता है असली आपातकाल। असली आपातकाल ये होता है जब उस वक्त के सूचना मंत्री विद्याचरण शुक्ल जो है वो संपादकीयों को कॉल करके ये बोला करते थे कि अगर कोरा पन्ना भी छापा तो जेल भेज दिया जाएगा। वो होता है असली आपातकाल। असली आपातकाल ये होता है कि जब कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती थी कि कौन कितना अखबार में छापेगा, कितना नहीं छापेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी दिक्कत क्या है। इनकी दिक्कत यह है कि जब इनकी सरकार हुई थी, इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे शिवशंकर मेनन। उनने उस वक्त कहा था नविका जी की कांग्रेस पार्टी को 26/11 आतंकवादी हमले के बाद, उनकी किताब है चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एलईटी के मुरीद के हेडक्वार्टर पे हिट करना चाहिए। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार ने बोला नहीं, हम जो है हिट नहीं करेंगे। इनके पास ऑप्शन था एलईटी के हेडक्वार्टर को हिट करने के लिए, पर ये नहीं हिट कर पाए। और एक और आज की विजुअल आपको बताऊंगा जो दर्शाता है कि देश 11 साल में कैसे आगे बढ़ा है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में फूल बरसा रहा था। यही दर्शाता है कि पूरे पेट्रियट और राष्ट्रभक्त हमारे साथ है। सिर्फ चीन और पाकिस्तान और कांग्रेस को दिक्कत है, उनके लिए आपातकाल हो सकता है, देश की जनता के लिए नहीं। राजकुमार भाटी जी, आपकी ये तो जरूर प्रोपोजिशन हो सकती है कि हम देश जितना बढ़ रहे हैं अपनी जीडीपी में, अर्थव्यवस्था, उससे ज्यादा तेज चलनी चाहिए। हाईवे जिस पेस पर बन रहे हैं उससे ज्यादा पेस पर बनने चाहिए। रेलवे जितनी लॉन्च हो रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर डबल नंबर ऑफ एयरपोर्ट हो गए हैं तो ट्रिपल होने चाहिए। ये तो मैं मानती हूं कि गति बढ़ाना और जितना हो रहा है उससे ज्यादा की अपेक्षा करना, ये तो सही माना जा सकता है। लेकिन हर चीज पर आप गए हैं कोर्ट में। अभी तो कह दिया, मीडिया को तो रोज ही कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, लेकिन मीडिया पर इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप लोग अपनी बात रखते हैं, तो ये कहां से अघोषित आपातकाल हो गया। लेकिन ये भी पूछूंगी फिर
कि आपने ईवीएम पर सवाल उठाए, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी, कोर्ट ने कहा ईवीएम सही है, इलेक्शन कमीशन सही है, लेकिन ये बात विपक्ष के समझ में नहीं आ रही। आपने हर मुद्दा, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के कई डिसीजंस का मुद्दा हो, हर चीज लेकर विपक्ष कोर्ट गया है और कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया है। और चुनाव भी हुए, चुनाव में तो आपने कहा था लोकतंत्र बचा लो, फिर भी हार गए। तो ये दोष किसको दे रहे हैं? या आपातकाल का दोष किस पर लगा रहे हैं? अवकाश जी, आपने कांग्रेस के सामने बीजेपी और मोदी जी की मजबूती बताते हुए 3 उदाहरण दिए। पहला, कांग्रेस लगातार चुनाव हारी है, मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीते हैं, तीसरी बार सरकार बनाई है। दूसरा, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तीसरा, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। मैं तीनों पे एक एक सब वाक्य की टिप्पणी करना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस उतने चुनाव नहीं हारी है जितनी बीजेपी कांग्रेस के सामने चुनाव हार चुकी है भारत के इतिहास में। आजादी के बाद जितने चुनाव बीजेपी ने हारे और जो दुर्गति बीजेपी की रही, उतनी दुर्गति अभी कांग्रेस की नहीं हुई है। जितनी कम सीटें बीजेपी उस समय जनसंघ होती थी, जनसंघ की आती थी, उतनी कम सीटों पर अभी कांग्रेस नहीं पहुंची है। दूसरे, पाकिस्तान को जैसा सबक कांग्रेस के शासन में सिखाया गया था, उसका 100वां हिस्सा भी अभी मोदी जी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। 1971 में, 1965 में, 1948 में पाकिस्तान के जिस तरह घुटने कांग्रेस की सरकारों ने टिकवा दिए थे और इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अभी उतनी उपलब्धियां मोदी जी के हिस्से में नहीं है। तीसरा, इकोनॉमी की मैं बात करता हूं। इकोनॉमी, ये बात सही है कि हम 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं और उसकी 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पर कैपिटा इनकम में हम 136वें नंबर पर हैं। और दूसरी बात, ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है कि भारत की समस्या निर्धनता नहीं है, भारत की समस्या धन का असमान बंटवारा है। यह आप ये पोस्टर देखिए, अगर कैमरा में अगर इसे दिखा दें फोकस करके, तो ये जो है मोदी जी के शासन में गरीब और गरीब हुए हैं और अमीर हुए हैं। भारत की समस्या ये है। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा आंकड़ा। भारत के 1% लोगों के पास भारत की 22.6% प्रॉपर्टी, जवाब देता हूं, जो टोटल प्रॉपर्टी है। भारत के 10% लोगों के पास 57.7% प्रॉपर्टी है और भारत के निचले तबके के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। जो टोटल वो है इनकम, ये जो मैं बता रहा था टोटल इनकम, प्रॉपर्टी में 1% अमीरों के पास 40% और 50% गरीबों के पास 3%। तो मुझे आदम जी का शेर याद आता है कि कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद। जवाब देता हूं। भारत में गरीब और गरीब होते गए हैं मोदी जी के शासन में, और अमीर होते गए हैं। अब भारत की असली समस्या ये है, ये जो हमारी जीडीपी बढ़ी है, इसमें कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ी है, सबकी नहीं बढ़ी है। आज ज्यादातर आप देखोगे हालत तो लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। बुखार में बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाई के अभाव में लोग मर रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं है अस्पतालों में। और जहां तक इमरजेंसी की बात है, और बातें भी हैं, लेकिन एक अलीगढ़ का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ये किसने परमिशन दी है? गुंडे सड़क पर खड़े हो जाते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं और गोमांस का आरोप लगा के किसी की भी पिटाई कर देते हैं। और मोदी जी ने 2016 में कहा था ये गौभक्त नहीं है, ये आप गुंडे हैं, रंगदारी वसूलते हैं, दिन में गौभक्त बन जाते हैं, रात को अपराध करते हैं। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनकी गुंडागर्दी तो लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी देश की तो मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हर तहसील में गौ भक्तों के नाम पर गुंडों के ऐसे गिरोह बन गए हैं जो सड़कों पर खड़े होकर वाहनों से वसूली करते हैं और पुलिस उन्हें संरक्षण देती है। आपातकाल मैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?
नोएडा से 2 बेटियों का अपहरण किया गया, 2 लड़कियों का। उन्हें गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ 4 जिलों में घुमाया गया। भाटी साहब अब कम से कम और कुछ बाकी रह गया। भाटी साहब से दुगना भाटी साहब कुछ बाकी रह गया है। मुझे लगता है कम से कम अश्विनी जी आप देख रहे हैं ना, अश्विनी जी यहाँ इमरजेंसी नहीं है, यहाँ भाटी जी ने इतना लंबा बोला, आपसे भी ज्यादा बोला, आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला, तो कम से कम अघोषित इमरजेंसी कहीं पर नहीं है, ये तो साबित हो गया, क्योंकि इतना कुछ बोल गए भाटी जी, लेकिन सिर्फ गौ भक्तों तक रुक गए हैं। मैं तो सोच रही थी अभी पिटारे में से और भी सामान निकलेगा, और भी सामान निकलेगा, लेकिन एक बड़ी बात कह गए प्रदीप भंडारी जी, और हर्षवर्धन जी आपके पास भी आ रही हूं। प्रदीप भंडारी जी, गरीबी अब दिक्कत ही नहीं है, कम से कम भाटी जी ये तो मान गए। एक्चुअली भाटी जी ने फेक न्यूज फैलाई है, इनको मैं तथ्यात्मक रूप से करेक्ट करना चाहता हूं। जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी 2013-14 में $1438 थी। अरे सुनो तो सही है भाटी जी, आप प्रवचन दे दिए, थोड़ा 30 सेकंड सुन भी लो। $1438 थी। पिछले 10 सालों के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, 10 सालों में पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। फेक न्यूज नंबर 2, भाटी जी ने बोला गरीब और गरीब होते जा रहा है, गलत है। बॉटम 20% की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जाके डेटा चेक कर लीजिए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये नंबर 3 डेटा है। चौथा मैं इनको बताना चाहता हूं, हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पिछले आजादी के बाद से इस पहली बार पिछले 12 सालों में इस साल हुआ है जब 1.84 करोड़ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आगे बढ़े हैं। गरीबी सबसे ज्यादा कम ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, ना कि अर्बन एरियाज के अंदर। हमारा मर्चेंडाइज, एग्जांपल दूंगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा $100 बिलियन से ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं है नविका जी जिसमें यह प्रूव हो रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहा है। इनफैक्ट गरीब की इनकम ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर कैपिटल रेट ऑफ ग्रोथ गरीब का ज्यादा। और एक सेकंड नविका जी, मैं एमएसपी की बात करूंगा। हर क्रॉप में एमएसपी मोदी सरकार ने 3 गुना दिया है कांग्रेस पार्टी से, जो झूठ बोल रही है। गेहूं में 105% ज्यादा, बारले में 60% ज्यादा, ग्राम में 60% ज्यादा। फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह तो चुके हैं, आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर फैक्ट, वो तो कह रहे कि संविधान खत्म हो चुका है, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब भाटी जी कह रहे हैं कि गरीबी की तो यहां प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है डिस्पैरिटी की, प्रॉब्लम है कि कितने लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। मैं तो कहती हूं कि आप और हम आम नागरिक हैं, हम अगर ये देख लें कि कितने नेताओं में से बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, अगर ये भी निकाल दें तो फिर ऐसा एक्सरसाइज भी होना चाहिए, क्योंकि नेता जो विपक्ष में है वो भी अमीर हैं, नेता जो सत्ता में है वो भी अमीर हैं, गरीब तो हम आप ही रह गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी अघोषित आपातकाल। जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा है कि विपक्ष को कुछ नहीं सूझता तो वो घोषित नहीं कह पाते हैं, अघोषित आपातकाल कहते हैं। यानी इसका मतलब ये देश को बता रहे हैं कि घोषित हम कुछ नहीं साबित कर पा रहे हैं। हमने जितना झूठ, प्रपंच, जितने तरह की अफवाह, जो कुछ करना था सब करके देख लिया, जनता नहीं मान रही कि घोषित आपातकाल है। तो अब नया टर्म आया है और ये तरीका होता है जब आप किसी चीज को साबित न कर पाए तो इस तरह के तमाशे, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, भाटी जी की बात से मैं सहमत हूं कि अमीर ज्यादा अमीर हुआ है, लेकिन गरीब ज्यादा गरीब हुआ है ये तो दुनिया की रिपोर्ट नहीं कर रही। अमीर हुआ है क्योंकि हर साल जब 5 साल बाद नेताजी लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसी का 5 गुना, किसी का 3 गुना। और अखिलेश जी का व्हाइट हाउस तो पता नहीं, भाटी जी बताएंगे। समाजवाद, कुछ गोडवी साहब की कविता सुना रहे थे, तो समाजवाद के बारे में क्या था जरा बता दीजिएगा, जरा जनता भी जान ले। आज तक क्यों नहीं बता दिया, साफ साफ ये नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी, वो दूसरी बात करने लगेंगे। जब राहुल गांधी का आया तो वो कह रहे थे कि सब गड़बड़ हो रहा है, उनका जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। दूसरों को कह रहे थे कि नहीं, गलती से भी शेयर बाजार में मत जाना। दुनिया के सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI देने वाला हमारा शेयर बाजार है। आपातकाल इस तरह का है कि भारत में कभी भी कोई मुंह उठाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौत तक की कामना कर लेता, कभी भी कोई मुंह उठाकर, किसी को कोई दिक्कत कैमरे पे वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े आंदोलनों में है, ये सब वो कर देते हैं। इतना बड़ा आपातकाल है कि
किसानों के नाम पर कुछ लोग दिया है, आते हैं, नहीं दिया है। लेकिन भारत में कुछ लोगों की आदत है, अब हम चुनाव को कहेंगे पैरामीटर नहीं, तो भैया फिर लोकतंत्र ही नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, अगर आम आदमी पार्टी को 92 विधायक मिल गए, अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं जीत मिल गई तो गड़बड़ है। और 2024 के चुनाव में जब 240 पर बीजेपी रह गई तो उन लोगों ने कहा देखा लोकतंत्र ऐसे काम करता है, औकात में ला दिया मोदी जी को। तो ये हमारा भारत है। इसलिए अघोषित आपातकाल जैसी मूर्खतापूर्ण जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सचमुच सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं बना पा रहे, इसलिए इस तरह की मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं सोमनाथ भारती जी आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ तो सवाल जनता भी पूछ रही है, कुछ आंकड़े मैं भी रखती हूं। पहले जनता का सवाल राहुल सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं, अगर अभी के दौर को कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी बता रही है तो 1975 में जो हुआ था उसे क्या कहेंगे? प्रतीक्षा मिश्रा रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी कह रहे थे कि उनके प्रेशर के कारण सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। क्या इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस समय ये काम हो सकता था जाति जनगणना का? और अगर आंकड़े बताऊं तो ये बताऊं, ऑपरेशन ब्लू स्टार आजकल कांग्रेसियों को बहुत याद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्लू स्टार का फर्क भूल गए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में 3000 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई की 1993 की बॉम्बिंग्स में 250 से ज्यादा लोग मरे थे। पार्लियामेंट अटैक हुआ था, 26/11 में लगभग 170 लोगों की मौत हुई थी। मैं पूछना चाहती हूं, आज के हिसाब से अगर आप देख लें तो टेरर अटैक्स कम नहीं हुए हैं क्या? माओइस्ट टेररिस्ट जो हैं वो कम नहीं हुए हैं? नेशनल सिक्योरिटी हो या बाकी उपलब्धियां, क्या इमरजेंसी का माहौल है? नाविका जी, मैं अपने मित्रों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और समझने का प्रयत्न कर रहा था कि कौन किस लहजे में सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रहा है। भाटी साहब ने बहुत सारे फिगर्स दिए, अश्विनी जी ने फिगर्स दिए, हर्षवर्धन साहब ने खुल के भाजपा का समर्थन किया, प्रदीप जी तो भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे हाथ में इस वक्त भारत का संविधान है। यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। इस संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई, कितनी उड़ाई, आप माननीय मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में खुल के देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो भाजपा का और मोदी जी का व्यवहार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के प्रति रहा, वहां है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुलकर कहा कि भाई एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप जेल में उठा के डाल देते हो बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत। इससे बड़ा क्या प्रमाण मिलेगा आपको कि अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? मुझे याद है छोटा सा वाक्य, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल का है कि वो एक युद्ध जीत गए। उस वक्त ये प्रथा हुआ करता था जो राजा हारता था उसका सब कुछ जीतने वाले का हो जाया करता था। तो मुगल राजा हारा, मुगल राजा की पत्नी को लाया गया शिवाजी के सामने। तो शिवाजी ने कहा, देखिए उस वक्त क्या था, शिवाजी ने क्या कहा उनकी पत्नी को कि अगर आप, मेरी मां आपके जैसे सुंदर होती तो मैं और सुंदर होता। मां का दर्जा देकर के वापस कर दिया उसको। और यहां देखिए चुनाव में जो लोग इनसे हारे हैं भाजपा से, किस प्रकार का ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। मतलब जैसे दुश्मन भी, मतलब जो दुश्मन भी हो, पाकिस्तान भी हो, उससे बदतर व्यवहार किया है माननीय मोदी जी ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ। हम तो देख रहे हैं, हम तो भुक्तभोगी हैं इसके। और यहां देखिए निशिकांत दुबे के परिवार को सिक्योरिटी मिले, लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं कि वो बहनें अपने आप लड़ लेती आतंकवादियों से। यही तो है ये भाजपा का घोषित आपातकाल। मतलब जिस प्रकार से ट्रंप के कहने पे यहां पे सीज फायर हो गया, भारत की मर्यादा को तार तार किया गया, उसके बावजूद माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे लहू में गरम, मेरे शरीर में गरम खून नहीं गरम सिंदूर बहता है। मतलब एक पहलगाम में हमारे
जो बहनें विधवा हुई उनसे आप पॉलिटिकल फायदा निकाल रहे हैं। और किसको आपातकाल कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, आपातकाल तो सोमनाथ भारती जी, आपातकाल आपने देश को दिखाया बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। संविधान में ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा आपने कि एक मुख्यमंत्री जेल में हो और रिजाइन ना करे, एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए, उसके खिलाफ कोर्ट की पाबंदी लग जाए कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, लेकिन रेजिग्नेशन फिर भी ना आए। आप आपातकाल समझा रहे हैं, आप आपातकाल समझा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी बहुत सारे सवाल उठाए सोमनाथ भारती जी। इससे आधा समय लूंगा। आज आपके शो पे स्पष्ट हो चुका है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि आज विपक्ष जो है वो दुगने समय बोल रहा है। भाई ये संविधान की बात कर रहे थे, जरा मैं इनको इनके पार्टी का संविधान याद दिलाने चाहता हूं। जनवरी 29, 2021 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का संविधान बदलकर कह दिया था कि भाई जीवन तक वही इस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे रहेंगे, क्योंकि पहले इनकी पार्टी के संविधान में यह हुआ करता था 2 टर्म से ज्यादा कोई नहीं बन सकता। तो जो अपनी पार्टी का संविधान बदल दे वो क्या संविधान की इज्जत करेगा? ठीक है, हमारी बात नहीं सुनते। सुनिए, जो लोग आम आदमी पार्टी से निकले, क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी से निकले हुए लोग कि आप एक खाप बन चुकी है, एक ऐसी खाप जिसमें अरविंद केजरीवाल एक डिक्टेटर है, अरविंद केजरीवाल की कोठरी चलती है। मैं नहीं बोल रहा भैया, प्रशांत भूषण जो आपके फाउंडिंग फादर है उन्होंने यही बात करी थी कि भाई इमरजेंसी है, और दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता से वोट मांगा था। हरियाणा में जमानत जब जनता ने कर दी, दिल्ली में इनको सत्ता से बाहर निकाल दिया, अपने आप रक्षा कर लेते वो अच्छा था। पंजाब में भी इनका यही हाल होने वाला है। ये देख लीजिए, इन्होंने संविधान पकड़ा, उसके पहले 3 अक्षर ऑफ इंडिया भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप जी बोल रहे हैं, तो आज उससे तो लग रहा है कि सब कुछ जस्टिफाइड इनके जमाने में। जनता ने पर्दाफाश कर दिया। सोमनाथ भारती जी, आपकी हर बात को जनता ने कह दिया है कि लोकतंत्र जीवित है, तभी आप विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। आपको जितना बोलना है बोलिए, जनता की अदालत में जाइए इस नैरेटिव को लेकर, जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। देख लें कि प्रोफेसर खान को आपने जेल में डाल दिया और विजय साकुले घूम रहे हैं, मिल गई ना उसको बेल। अब बताओ मुझे कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का संविधान क्यों बदला? अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का संविधान 2021 में क्यों बदला? आपको अरे आप अपने संविधान की बात करते हो, अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते और बात कर रहे हो देश के संविधान को मानने की बात करने वाले। क्या भाई सोमनाथ जी, जब आप जवाब दें तो हमारे उन सवालों का जवाब दें जो हमने यहाँ पे उठाया है। अरे आपके सवालों का नहीं, आपके सवालों का जनता ने जवाब दे दिया, तभी जमानत जब्त हो गई हरियाणा में, और पंजाब के अंदर भी आपकी जमानत जब्त होने वाली, दिल्ली में भी आप सत्ता के बाहर बैठे पड़े। आप कभी भी नहीं सीखे, जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे। आपकी आतिशी जी ने आज क्या बोला? आपकी आतिशी जी बोल रही है दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और देश के अभी तक के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो जाके फोन करो आतिशी जी को और पूछो। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, ज्यादा कुछ नहीं बोलकर, जो मुख्यमंत्री के घर पर महिला पर जिस तरह से मारपीट हुई थी, सांसद हैं वो राज्यसभा की, और मुख्यमंत्री के घर के अंदर अगर ये हो सकता है तो आपातकाल किसको कहते हैं ये मैं नहीं कहूंगी, जनता आपको बताएगी। लेकिन अश्विनी कुमार जी, जनता के सवाल है। पंकज कुमार भागलपुर से पूछ रहे हैं ये किस तरह की इमरजेंसी है जहां नेता खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को हिटलर बता देते हैं, देश के विदेश मंत्री को पाकिस्तान का मुखबिर बता देते हैं, और उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। मोहित शुक्ला रीवा से पूछ रहे हैं वैसे लोग तो लग तो नहीं रहा कि केजरीवाल जी अब कहीं के सीएम नहीं हैं, पूरा लाव लश्कर उनके पंजाब में उनके साथ है, और वो लेकर क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। तो पहले सवाल का जवाब अश्विनी जी आप, दूसरा सवाल सोमनाथ भारती जी के। नाविका जी, ये अघोषित इमरजेंसी ही तो है कि मीडिया जो है अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पर हुई घटना की जिक्र कर रही है। और आज एक महिला के साथ निर्भया जैसी घटना हुई है जहां उसका बलात्कार करके ब्लेड टू डेथ हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देश में इतनी जस्टिफाई कर रहे हो क्या कि हम स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल जी के घर से पीटा गया, शीश महल में पीटा गया एक राज्यसभा सांसद को। अश्विनी जी, आपके राहुल गांधी पे भी कई केसेस चल रहे हैं और कई केसेस चले थे। 50 दिन अश्विनी जी, मैं आप शर्म आनी चाहिए
है आपको 11 साल में एक राज्यसभा सांसद को एक शीश महल में पीटा जाता है, तो क्या और है? जो व्यक्ति आप पीटता है बताइए, उसको अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर पूरा कंट्रोलिंग पावर दे देते हैं, और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। आप कैसे बोलेंगे? कठुआ रेपिस्टों के पक्ष में प्रियंका गांधी रैली निकाला करती थी जम्मू कश्मीर में, बदल करके कैसी बात कर रहे हैं? जिन्होंने प्रधानमंत्री का बोटी बोटी करने की बात करा, कांग्रेस ने उसको सांसद बनाया। मध्य प्रदेश में नहीं, बलात्कार की घटनाएं दुखद है, मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है, लेकिन अश्विनी जी आपको सिर्फ मध्य प्रदेश दिखता है, कर्नाटका नहीं दिखता। ये भी आपातकाल की बात है, शायद आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन सोमनाथ भारती जी, लाओ लश्कारा अरविंद केजरीवाल का, हाँ, लाओ लश्कर अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब पर, उस पर भी एक सवाल था, जनता को जवाब दे दीजिए। देखिए नविका जी, सबको पता है कि सिर्फ केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी यह है कि जनता की समस्याओं का खात्मा हो। और आज दिल्ली घूम लीजिए आप, हर व्यक्ति कहता है केजरीवाल वापस आ जाए, केजरीवाल कोई नहीं कह रहा सोमनाथ जी, जो अभी 15 आपके पार्षद छोड़ के चले गए पार्टी को, वो गुड गवर्नेंस। सोमनाथ जी आपके अलावा कोई नहीं कह रहा। माननीय प्रदीप जी, सोमनाथ जी, भाजपा पिछले 30 साल से सोमनाथ जी आपके अलावा कोई नहीं कह रहा, दिल्ली में भी आप नहीं कह रहे, पंजाब में भी कोई नहीं कह रहा। आपके पास एक हॉस्पिटल नहीं दिखाने को। अरे सब कुछ है, हॉस्पिटल आ जाओ, मैं आपको ट्रैवल कराऊंगा। आपने नहीं बनाया तो उसका मतलब नहीं है। अब सब कह रहे बाय बाय केजरीवाल। उनको बोलने दीजिए, बीच में बोला था इसलिए मैंने तब किया। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी, स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की, गुड गवर्नेंस की, जो है, जो भाजपा ने हमें दिल्ली में करने से रोका, उसके बावजूद भी हमने बहुत करके दिखाया। आज भगवंत साहब के नेतृत्व में, पता नहीं हार क्यों गए, पता नहीं हार क्यों गए, क्रांति चल रही है। इतना काम किया आपने सोमनाथ भारती जी, ये जनता, मुझे लगता है जनता को ही आपने दोषी साबित कर दिया कि जनता की समझ में नहीं आया। जो सबसे खुशहाल राज्य बने, इसमें औरों को, अरे सबसे ज्यादा डेट पंजाब में, ड्रग हेवन को पंजाब बना दिया, पैसा पंजाब के पास आपने नहीं करा, सिर्फ शीश महल, वीआईपी सिक्योरिटी, और किसी में पैसा नहीं खर्च करते आप। लेकिन राजकुमार भाटी जी, इतना कुछ किया, आम आदमी पार्टी ने, हार गए, लेकिन लोकतंत्र तो इसी से चलता है ना, कोई जीतता है, कोई हारता है, और जो जीतता है उसी को दुनिया सिकंदर कहती है। लेकिन कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि कांग्रेस उतने चुनाव नहीं हारी जितनी बीजेपी हार चुकी है। वो ब्यौरा आधा ही रह गया आपका, पूरा ब्यौरा दे दीजिए। आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 90 से ज्यादा चुनाव हारे, तब आप उसको अवार्ड देंगे? मैं समझ नहीं पाई कि आपका इशारा कौन से आपातकाल की तरफ था। नहीं, आप पता नहीं मेरी बातों को गलत तरीके से क्यों पेश करती हैं। पहले तो आपने ये कह दिया कि मैंने कहा गरीबी कोई समस्या ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा धन बहुत है देश में, धन का समान बंटवारा नहीं हो रहा। गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये कैसे होता है कि गरीबी समस्या नहीं है? देश के 70-80% लोग गरीबी रेखा के नीचे कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पैनल में 2 पत्रकार निकल चुके हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से लेके आए, कुछ भी बोलेंगे क्या आप? जी ने चुप कराइए। नहीं भाटी जी, आप फेक न्यूज बनाएंगे तो मैं चलिए प्रदीप जी सुन तो लीजिए, उनके स्टैटिस्टिक्स कितने गलत हैं पता तो चले। प्रदीप बोलिए भाटी जी, बोलिए। आप बहुत बुरे लगते हो जब बीच में चिल्लाते हो, और सबके बीच में मुझे गाली बक दो पर सच्चाई बोलो। को बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं भाटी जी, आप सच बोलो बस। अपनी मर्यादा का ख्याल रखो, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो। मैं बिल्कुल रख रहा हूं, जनता मेरी मर्यादा तय कर रही है। दूसरी बात, हमारे पैनल में 2 पत्रकार हैं, नाविका कुमार जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। दोनों को 1984 याद है, लेकिन 2002 याद नहीं है। दोनों को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रॉपर्टी याद है, लेकिन उनका अखिलेश यादव भैया 2002 में सब कुछ हो चुका है, कोर्ट से सब क्लीन चिट मिल चुकी है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं भाटी जी? भाटी जी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप शो पे? 1984 में सज्जन कुमार को क्या मिला है? कन्विक्ट हो चुका है वो। ऐसे झूठ थोड़ी बोलेंगे भाई। चलिए अब मैं आपको 30 सेकंड और देती हूं, आप अपनी बात खत्म करिए। प्रदीप जी आप थोड़ा हौसला रखिए, आपको काउंटर का समय दूंगी। जो बोलना जी भाटी।
नहीं, हर प्रवक्ता के बाद तो आप इनसे जवाब लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तो चार ये पोजीशन सबके के बीच में होंगे तो चिल्लाते हैं और इतनी कर्कश आवाज में चिल्लाते हैं कि कान दुखने लगते हैं इनकी कर्कश आवाज सुन के। आयो सुन लीजिए, देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हो गई है, और ये जो पत्रकार क्यों नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माफी चाहता हूं, आप दोनों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, पूरा देश जानता है, जो एंकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनकी नौकरी चली जाती है, उन्हें निकलवा दिया जाता है, और जो पैनलिस्ट बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं फिर उन्हें अगली बार नहीं बुलाया जाता। इसे इमरजेंसी कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसे आपातकाल कहेंगे या नहीं कहेंगे? जो बीजेपी के खिलाफ खबरें दिखा रहे थे, कम से कम 20 एंकरों की नौकरी गई है, चैनल के चैनल बिक गए, चैनल बंद करवा दिए, यूट्यूब चैनल बंद करवा दिए जाते हैं जो बीजेपी के खिलाफ रिपोर्ट दिखाते। अलीगढ़ में कितनी गंभीर घटना हुई है, 4 मुस्लिम नौजवानों को गुंडों ने पीटा सड़क पर खड़े होकर। मैं आपसे इतनी खुश हूं कि कम से कम आपने हमारे बारे में सोचा तो सही। लेकिन राजकुमार भाटी जी, मुझे लगभग 32 साल हो गए हैं, और 32 सालों में तो मैंने बहुत सी सरकारें देखी हैं। मैंने पीवी नरसिम्हा राव के जमाने से लेकर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, उसके बाद देवेगौड़ा जी, गुजराल जी, वाजपेयी जी, बहुत सरकारें देखी। अभी तक तो मेरी नौकरी किसी ने नहीं छीनी, और किसी ने नहीं छीनी। ये बात और है, कांग्रेस बॉयकॉट करती है, और वो आपको आपातकाल नहीं लगता, वो आपको आपातकाल नहीं लगता, लेकिन ये आपातकाल लगता है आपको। अब 32 सालों में बीजेपी शुरू से थी। हर्षवर्धन जी, ऐसा तो नहीं था ना, कहीं मेरे ही फैक्ट्स गड़बड़ तो नहीं हो गए? नविका जी, देखिए मुश्किल यही है, अगर फैक्ट पर बात करिए तो सोमनाथ भाई कहते हैं कि आप भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। अब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इनको इनकी पार्टी में क्यों बहुत पर्दे के पीछे डाल दिया गया था। अच्छा है जी, इसमें बुरा क्या मानना? अब ये उचक गए, सरकार जाने के बाद खुद उचकेंगे। कम दिल्ली में सरकार जाने के बाद सोमनाथ भाई दिख रहे टीवी पर, ये मुझे अच्छा लग रहा। नहीं तो इनकी पार्टी ने पता नहीं क्यों इनको बैक बर्नर पे डाल दिया था। ये जाने अब आपातकाल था पार्टी में या कुछ दूसरी वजह थी, वो ईश्वर जाने। लेकिन फैक्ट पर बात करते हैं, छोड़ देते हैं ये पत्रकारों को क्या है, जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। अब वैसे अगर चलाना है तो चलाते रहे, लेकिन एक फैक्ट मैं बताता हूं, कम से कम भाटी जी आप तो पढ़ लिख के आते हैं, 5% भारत है अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 5%। इसको आप थोड़ा सा कम से कम देखिए, और ये मेरा डाटा नहीं है, मतलब मैं कोई आंकड़ा लेके नहीं आया हूं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। 129 मिलियन लोग अगर 129 मिलियन है तो इसको समझिए, लोगों को और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए फिर ये बोलने लगे, इतनी बड़ी समस्या है भाई। राहुल जी ने कुछ नहीं सिखाया, क्या राहुल जी की ट्रेनिंग में आप झूठ बोल रहे हो कि राहुल जी ने ट्रेनिंग नहीं दी, बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 80 राहुल जी ने ट्रेनिंग नहीं दी, आपको बहुत खराब ट्रेनिंग दी। ऐसे तो आप नाक कटा के आ जाएंगे टीवी पर, आज आप डांट दिखाएंगे, वहां सब उल्टा सीधा बोलो। नहीं, आप चिंता मत करिए, राहुल जी ने इन्हें क्या सिखाया? राहुल जी ने खुद अपनी पोस्ट पर देश के विदेश मंत्री को जे बोला था, उनसे मेरे संवाददाता ने खुद पूछा, हमारे संवाददाता ने खुद पूछा, ये जे का मतलब तो समझा दीजिए। उन्होंने कहा मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अरे देश का टाइम वेस्ट कर दिया जे लिखकर। समझाने पर कह रहे हैं कि मेरे से सवाल मत पूछो, टाइम मत वेस्ट करो, धक्का अलग दे दिया। अब इसको तो आपातकाल इमरजेंसी नहीं कहेंगे ना, कांग्रेस के बॉयकॉट को तो आपातकाल इमरजेंसी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है वो ही बदल दी गई है। और प्रेरणा यही सवाल पूछ रही है बलिया से। सब कुछ ठीक है, 11 साल मोदी सरकार ने इकोनॉमी से लेकर विदेश नीति और सुरक्षा से लेकर प्रोडक्शन तक बहुत अच्छा काम किया, पर आज भी सवाल यही है, पहलगाम के आतंकी कहां हैं? 10 सेकेंड। नविका जी, हमारी फोर्सेस जो है उनके पीछे है, उनके सर जो है तुरंत से कलम किए जाएंगे और उनको मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर मैं खुश हूं कि भाटी जी को मेरी आवाज पसंद नहीं आती, क्योंकि इनके पास फैक्ट्स नहीं है, और आज ये ज्ञान न दे पत्रकारों को, क्योंकि इनके अखिलेश यादव तो कहते थे कि इनका बस चलेगा तो औरंगजेब की तलवार से जो पत्रकार इनसे अग्री ना करे उनकी सर कलम करने की बात इन्होंने करी थी इंटरव्यू में। पत्रकारों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए प्रदीप जी, भाटी जी। पत्रकार अपना खुद बुरा भला देख लेंगे, देश की चिंता करिए। और देश ने अगर 11 साल का समय दिया है नरेंद्र मोदी को, अभी 4 साल और बाकी हैं इसी टर्म में, तब तक के लिए आप खुद सोचिए
कि आप विपक्ष में ही क्यों हैं? क्या आपके फैक्ट गलत हैं या आप लोगों की नब्ज पहचानने से कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं? सवाल पब्लिक का आज इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका लेती हूं इजाजत। नमस्कार। कल फिर मिलेंगे सवाल पब्लिक का शो पर।